हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनेस्ट लाइफ की। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए ऑनेस्ट लाइफ अकेडमी ने एक नया इनिशिएटिव लाया है आप सभी के लिए। रैपिड रिवीजन सीरीज का एक कोर्स आ रहा है आप लोगों के लिए, जिसमें आज हम लोग करेंगे साइंस का। और साइंस का लगभग लगभग 3 वीडियोज़ आप लोगों के पास आएगा। और ये जो वीडियो है रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि रिसेंट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर ये बनाया गया है। साथ में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर ये बेस्ड है ये वीडियो, ठीक है। और ये टोटली ये रिवीजन कोर्स होने वाला है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। और अगर आप इस कोर्स को सीरीज को कर लेते हैं साइंस वाला, तो ये साइंस में आपका अगर 30 क्वेश्चन आता है तो उसमें 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन आप आराम से इजिली कर लोगे इस सीरीज से, ठीक है। तो बिना समय गवाए हुए हम अब सीरीज को चालू करते हैं और अगले बार से अब ये वाला पार्ट हम स्किप कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए आने वाला है। देखिए, जैसे कि यहाँ रैपिड रिवीजन सीरीज का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि 30 सितंबर को एग्जाम है, एग्जामिनेशन डेट बहुत कम है। तो इस एग्जाम डेट को ध्यान में रख करके ये वीडियो को आप सभी के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आप बहुत कम समय में इस वीडियो का और साइंस वाले पोर्शन का बहुत अच्छे से रिवीजन कर सके। और एक चीज जो सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आप इस वीडियो को आप चाहे जितना बार मन करे उतना बार देखिएगा, बहुत लंबा ये वीडियो नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ से आपके साइंस में क्वेश्चंस बनेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बनने शुरू हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बनने शुरू हो जाएंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। आप कह रहा है कि ध्वनि की तरंग, ठीक है, यांत्रिक तरंग होती है। तो पहली बात यह है कि ध्वनि की तरंग कौन सी तरंग होती है, तो यांत्रिक तरंग होती है, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। और वायु में ध्वनि का जो तरंग है अनुदैर्ध्य होता है, इस चीज को आपको याद रखना है। वायु में ध्वनि का तरंग क्या होता है, तो अनुदैर्ध्य होता है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से, ठीक है, अगर कोई पदार्थ है ठोस अवस्था में है और वो सीधे वाष्प अवस्था में चला जाता है, ठीक है ना, बिना गैस में परिवर्तित हुए डायरेक्ट वो वाष्प अवस्था में चला जाता है, तो इसके लिए उसके लिए कौन सा कारक जिम्मेवार होता है, तो इसके लिए ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के कारण ये क्या होता है कि डायरेक्ट ठोस से वाष्प में बदल जाता है, ना कि वो ठोस से पहले द्रव्य में बदलता है, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया क्या होता है, तो ये होता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन को आपको याद रखना है, ओके गाइस। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में अभी तक जितने भी पर्सन्स हैं, यानी कि सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको मिला है, सबसे लास्ट में किसको मिला हुआ है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहले जो नोबेल प्राइज मिला है भारत में, उनके बारे में मैं बात करूँ तो रविंद्रनाथ ठाकुर है, ठीक है। रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं, जिनको 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था। तो पहले भारतीय कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, तो इस चीज को हम लोग अभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, कि अभी तक कितने लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। अगर ऑप्शन में दे दे तो आप आराम से लगा लीजिएगा, क्योंकि अभी तक मात्र 9 ऐसे सदस्य हैं, 9 ऐसे मेंबर हैं जिनको अभी तक नोबेल प्राइज मिला है, सिर्फ और सिर्फ जो भारतीय हैं उनको, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहले ही मैं हाईलाइट्स कर देता हूँ कि देखिए, साहित्य के क्षेत्र में एक रविंद्रनाथ ठाकुर हो गए, ठीक है। और फिर आपको और देखिए साहित्य कहाँ है, बस इकलौते हैं साहित्य के क्षेत्र में, और कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सीवी रमन जी, सीवी रमन जी को 1930 ईस्वी में दिया गया था, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो 1930 ईस्वी में दिया था, और भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था। सबसे पहले किनको दिया गया, तो 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ ठाकुर को, ठीक है। हरगोविंद खुराना जी को मिला हुआ है 1968 ईस्वी में, और इनको मिला हुआ है जो वो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, जिसको आपको याद रखना है। उसके बाद आप देखिए एस चंद्रशेखर जो है, इनको मिला है 1883 में, भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। तो भौतिकी के क्षेत्र में आपने देखा कि 2 लोग अभी तक हो चुके हैं, ठीक है ना। ये पहले पर्सन ये है आपके सीवी रमन जी, और दूसरे पर्सन आपके हो गए एस चंद्रशेखर, जिनको 1983 में मिला गया था भौतिकी के क्षेत्र में। उसके बाद मदर टेरेसा जी को मिला हुआ था, और ये बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मदर टेरेसा जी को आखिरकार नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो देखिए, मदर टेरेसा जी को नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला हुआ था शांति के क्षेत्र में, और शांति के क्षेत्र में भी 2 लोगों को मिला हुआ है। एक है आपके कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी को भी शांति के क्षेत्र में ही पुरस्कार मिला था, और ये 2014 में मिला हुआ था। अर्थशास्त्र में 2 लोगों को मिला हुआ है, पहला मिला है अमर्त्य सेन जी को, ठीक है, और अमर्त्य सेन जी को 1998 में मिला था,
और अभिजीत बनर्जी जी को मिला हुआ था आपके अर्थशास्त्र में, और इनको 2019 में मिला हुआ था। वी रामाकृष्णन है 2009 में मिला था, और रसायन के क्षेत्र में इनको मिला हुआ है। तो ये सारा आपको याद रखना है ताकि कोई भी आपसे मिस ना हो, ठीक है ना। ये सारे आपको याद रखने हैं गाइस। उसके बाद हम देखते हैं आगे। तो आगे हम देखेंगे तो इसमें क्या है कि टेलीस्कोप का जो टेलीस्कोप होता है उसका खोज किसने किया है, किसने बनाया है, तो गैलीलियो महोदय के द्वारा टेलीस्कोप बनाया गया था। हवाई जहाज किसके द्वारा बनाया गया है, तो राइट ब्रदर्स के द्वारा बनाया गया है। और ये साइंस का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे क्वेश्चंस इतना ही से आया हुआ है पूरे, यूं कहा जाए तो आप जब देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको समझ में आएगा कि बीपीएससी जो 1995-96 से जितना 99 से जो क्वेश्चंस है और अभी तक 2022 तक सारे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड है, ठीक है ना। ये इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड है, इसके अलावा किसी अदर टॉपिक से पूछा ही नहीं है इन लोगों ने क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दो फार्मूला है, इस दो फार्मूला को अभी के अभी आपको रट लेना है, अभी मैं याद भी करवा दूंगा आपको। ये दो फार्मूला से एक क्वेश्चन आपके हर एक साल के बाद पूछता है। इस साल 2022 में यहाँ से नहीं पूछा हुआ था 67वीं वाले में, तो अभी जो 67वीं का एग्जाम होगा फिर से अगेन, तो उसमें ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। अगर कहीं डिग्री में दिया गया है, डिग्री सेल्सियस में कोई मान दिया गया है, ठीक है, और फॉरेन हाइट निकालने के लिए आपको कहे, तो इसका एक फॉर्मूला ये होता है कि फॉरेन हाइट बराबर 9⁵ ये यहाँ पे सी का मतलब होता है सेंटीग्रेड, ठीक है, ये सेंटीग्रेड है। और यहाँ पे जो सेंटीग्रेड का मान दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको कह रहा है कि देखो भैया 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, ठीक है, तो ये फॉरेन हाइट में कितना हो जाएगा, फॉरेन हाइट में कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फॉरेन हाइट इक्वल्स टू आपको करना है 9/5 गुने 40, ठीक है, और प्लस 32 आप करोगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, 8 72 और प्लस 32 104 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा तो आपको इस तरीके से बनाना है। फिर आपको अगर कहीं पे कहे कि देखो भैया फॉरेन हाइट दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद डिग्री में इसको चेंज करना है, ठीक है ना, डिग्री में चेंज करना है, फॉरेन हाइट को डिग्री में चेंज करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे फॉरेन हाइट आ जाएगा -32/9 × 5, ठीक है, गुने 5। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में मैं एक समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को हमेशा माइंड में रहे। और इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार लेना, ज़्यादा कोई समझाने वाला चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। फॉरेन हाइट का मतलब मान लीजिए कि 72 दिया है फॉरेन हाइट, ठीक है, तो इसमें -32 कर लो और बट्टा 9 कर लो, ठीक है, और गुने 5 कर दो, और घटाने उठाने काटने छाटने के बाद जो बचेगा वही उसका डिग्री में मान हो जाएगा, समझ गए। तो ये काफ़ी ईजी है, ऐसे आप करोगे और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद कहा जाता है कि देखो भैया जो लेंस की क्षमता होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो भी एसआई मात्रक होता है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ एसआई मात्रक आप फिजिक्स के बुक से आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत लिमिटेड चीज डाला है। तो डायोप्टर में जो लेंस का जो क्षमता होता है उसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। चुंबकीय जो सुई होता है, ठीक है, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा से आए हैं। तो देखिए उत्तर दिशा के तरफ संकेत करता है। जो चुंबकीय सुई होता है वो उत्तर दिशा की तरफ संकेत करता है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव किसके वजह से आकर्षित होता है, तो आपको याद रखना है कि भैया उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की वजह से ही पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आकर्षित होता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ये कंसेप्ट। उसके बाद है कि डायनमो से बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा से बने हुए हैं, आपको पता होगा, आपने लगाया होगा क्वेश्चन। तो डायनमो से हम लोग क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा मैंने इसका थिकनेस ज्यादा हो गया, एक सेकेंड गाइस। हाँ ये सही है। हाँ तो चलो देखते हैं। देखो डायोप्टर से हमेशा से क्वेश्चन पूछते आ रहा है डायनमो से, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायनमो का काम क्या होता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है, पहली बात ये है। डायनमो में, ठीक है, अर्मीचर चुंबकीय बल्ब होता है, ठीक है, अर्मीचर चुंबकीय बल्ब होता है, इसको आपको याद रखना है। तो कौन सा चुंबकीय बल्ब होता है, तो अर्मीचर चुंबकीय बल्ब होता है, इसको आपको बल्ब होता है, इसको याद रखना है। फिर विद्युत मोटर का क्या काम होता है, तो विद्युत मोटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कौन, विद्युत मोटर, और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है।
और जो रासायनिक ऊर्जा है ये सिर्फ प्रक्रिया हरे पेड़ पौधे होते हैं, यही कर सकता है रासायनिक ऊर्जा का निर्माण, अदरवाइज और कोई नहीं कर सकता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन आपको देगा तो आप आराम से कर लीजिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं कि जो कॉस्मिक रे होता है, ठीक है, जो कॉस्मिक रे होता है उसके ऊपर यहाँ से मैंने बनाया है। तो कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबक स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होता है। पहली बात यह है कि जो भी आपका कॉस्मिक किरण होता है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होता है, इसको आपको याद रखना है। यह उच्च ऊर्जा को आवेशित कण है, ठीक है ना। यह उच्च ऊर्जा का आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश से गति करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ देखिए रडार। रडार का सबसे पहले फुल फॉर्म आपको याद रखना है, रेडियो डिटेक्शन डिटेक्शन, ठीक है, एंड रेंजिंग। इसको याद रखना है। खोज किया गया था 1935 ईस्वी में रॉबर्ट वाटसन द्वारा, ठीक है ना। और इसका प्रयोग हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो लाल तरंगे होती हैं, ठीक है, तो जो लाल रंग होता है उसका तरंग सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग जो होता है वो सबसे अधिक होता है, और आवृत्ति जो होता है उसका सबसे कम होता है। तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जो बैगनी कलर होता है उसका तरंग जो होता है सबसे कम होता है, लेकिन इसका आवृत्ति जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये लाल और बैगनी को मिक्स करके कहेंगे कि देखो बैगनी का जो तरंग है वो सबसे ज्यादा होता है, आवृत्ति कम होता है। तो नहीं, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा तो आपके एंटीने उठे होने चाहिए और ये आप लगा लीजिएगा। देखिए प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है उसका जो द्रव्यमान, ठीक है ना, उसका जो द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, जिसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाद में जब आप फिजिक्स में देखेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन, केमिस्ट्री में आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो यही दोनों तत्व मौजूद होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब न्यूट्रॉन का जो न्यूट्रॉन की जो प्रक्रिया होती है वो उदासीन प्रक्रिया की होती है, और वहीं पर प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसको आपको याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो निगेटिव होता है, ठीक है। और इसका खोज किया गया था, दो व्यक्ति ने मिलकर किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो खोज किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड और जेम्स जैडविक ने किया हुआ था, ठीक है। और इसको कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होता, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। ये अब हम दूसरा कर रहे हैं, अगला कर रहे हैं। जो भी कॉस्मिक किरणें होती है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होता है, तो आपको इसको याद रखना है। उसका भाग क्या होता है, नहीं होता है। यह उच्च ऊर्जा आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश प्रकाश के गति के समान ये गति करती है, ठीक है ना। और प्रकाश की गति कितना होता है उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब देखो अगला जो है ये है आपके पास कि 100 वाट का अगर बल्ब आप जला रहे हो और 10 घंटे तक आप जलाते हो तो कितना बिजली का खर्च होगा। ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछेगा। तो देखो कितना यूनिट के बारे में पूछ रहा है, तो यूनिट निकालने के लिए आपने जितना वाट का बल्ब है वो मेंशन करो, और जितना घंटा आपने जलाया है वो मेंशन करो, और जितना आ जाएगा, मान लो कि 1000 वाट पर आवर हो गया, तो ये एक यूनिट उठेगा। यानी कि 1 घंटा में 1 यूनिट आप बिजली का खपत करोगे अगर 100 वाट का बल्ब आप यूज कर रहे हो, प्रतिदिन 10 घंटा जला रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद देखो नोट में दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। जहां जहां पे नोट दिया गया होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको आपको याद रखना है। सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। विद्युत अपघटय के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सामान्य सेल में ये अमोनिया क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मैग्नीज डाई ऑक्साइड को कैथोड के रूप में यूज किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है गाइस, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि अब हाँ, फिजिक्स में जो भी जितने भी टॉपिक हमने किए 20 से 25 क्वेश्चंस जो हमने किए, ठीक है, 20 से 25 जो टॉपिक हमने किए, ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं है, इतना ही मैक्सिमम होगा। इतना ही से पिछले 15 सालों में क्वेश्चन आया, 15 से 20 सालों में सिर्फ इतना ही से क्वेश्चन आया हुआ है। और इस चीज का, इस वीडियो का आपको सही रूप से सटीकता से जांच करना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाना, ये वीडियो को देखना, उसके बाद बनाना आप, ठीक है। आपके बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इसका सेकेंड पार्ट अगर आपको चाहिए, सेकेंड पार्ट चाहिए, सेकेंड पार्ट में आपके 10 टॉपिक और होंगे मैक्सिमम, यानी कि टोटल है फिजिक्स में 35 टॉपिक आपके केमिस्ट्री में है, और लगभग 50 से 60 टॉपिक है आपके बायो में, ठीक है ना।
तो ये मैक्सिमम 4 से 5 लेक्चर में आपका फिजिक्स साइंस वाला पोर्शन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको सेकेंड पार्ट का वीडियो चाहिए तो इसका लाइक टारगेट है 500 आप टच कर दो, सेकेंड पार्ट का आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ताकि मुझे समझ में आए कि इसमें अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो मैं कर दूंगा। लेकिन जो मैं करवा रहा हूँ, अगर आप इतना कर लेते हैं रिवीजन के तौर पे, तो गाइज आपके साइंस में तो कोई भी व्यक्ति आपका नंबर आपका नहीं काट सकता है, मैं ये लिख करके दे सकता हूँ। बड़े गारंटी और ठोक के बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा आपका जो करेंट रूप में जो चल रहा है, ठीक है ना, करेंट एनालिसिस के साथ, करेंट ट्रेंड के साथ इस वीडियो को बनाया गया, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो बस देख लो गाइज आपको कैसे करना है। तो मिलते हैं